हेलो फ्रेंड्स, एएचपी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि क्लाइमेटोलॉजी कहाँ से आया, तो उसमें हमने देखा कि सबसे पहले ज्योग्राफी आया। ज्योग्राफी के अंदर हमने देखा फिजिकल ज्योग्राफी आया, ठीक है, और ह्यूमन ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो अर्थ साइंसेस होती हैं वो आई, और अर्थ साइंसेस के अंदर एटमॉस्फेरिक साइंस से जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एटमॉस्फेरिक साइंसेस होती हैं वो आई, ठीक है। वहाँ पर हमने देखा एटमॉस्फेयर को पढ़ा, एटमॉस्फेयर कब एटमॉस्फेरिक साइंस कहलाता है हमने वो देखा। उसके बाद एटमॉस्फेरिक साइंस में जो तीन इसके सब टाइप्स होते हैं, जो होता है पहला एरोलॉजी होता है, फिर मीटरोलॉजी होता है, एंड फाइनली जो हम जर्नी की स्टार्टिंग है वो क्लाइमेटोलॉजी से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो हम ब्रीफ में देखेंगे एरोलॉजी क्या कहलाता है, मीटरोलॉजी क्या कहलाता है, एंड क्लाइमेटोलॉजी क्या कहलाता है। तो चलिए एरोलॉजी से हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, जो कि क्लाइमेटोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट का पहला पार्ट था, तो हमने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है और आई बटन में उस वीडियो को डाल दिया है, तो आप उस वीडियो को देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो एटमॉस्फेरिक साइंसेस हैं उनके जो थ्री टाइप्स हैं उसका हम पहला टाइप पढ़ते हैं जो कि एरोलॉजी है। तो हम देखेंगे एरोलॉजी को फर्स्ट ऑफ ऑल एरोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर हम वेबस्टर डिक्शनरी में एरोलॉजी को सर्च करेंगे तो उसको मीटरोलॉजी की एक ब्रांच कहा जाता है, ठीक है। अब एरोलॉजी होती क्या है? तो एरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपोजिशन of the atmosphere based on the observation by means of kites, balloons, clouds, aeroplane, etc. तो एरोलॉजी क्या है? एरोलॉजी जो क्या स्टडी करता है? एरोलॉजी कंपोजिशन की स्टडी करता है। किस चीज का कंपोजिशन? एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन। अब एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लेयर्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो लेयर्स होती हैं उनकी स्टडी करता है, उनके कंपोजिशन की स्टडी करता है। किस बेस्ड पे स्टडी करता है? तो आपने देखा होगा हम काइट उड़ाते हैं, जो पतंग उड़ाते हैं वो एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर में फ्लाई करता है। जो हॉट एयर बलून है, जो आपने देखा बड़े बड़े बलून जो भी आपने टीवी में या मोबाइल में टेलीविजन में देखा होगा, तो हॉट एयर बलून्स किस एक स्पेसिफिक एटमॉस्फेरिक लेयर में स्टेबल तरीके से उड़ पाते हैं। आपने देखा हो क्लाउड जो होते हैं, क्लाउड एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर की जो लेयर होती है उसमें फ्लाई करते हैं। एरोप्लेन्स आपने देखा होगा टीवी में या मूवी में, या आप खुद बैठे होंगे कि जो स्टेबल जो लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, वो जो क्लाउड से ऊपर वाली लेयर होती है उसमें एरोप्लेन एक स्टेबल तरीके से उड़ पाता है, ठीक है। तो जो स्टडी होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेयर की लेयर होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती हैं उनके बीच जो कंपोजिशन है, और इन सभी के बीच जो कंपोजिशन है उनकी जो स्टडी करता है, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स की डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं लेयर्स के, उनकी स्टडी करता है, तो उसे एरोलॉजी कहते हैं। अब जो हमने कंपोजिशन देखा वो कौन सा कंपोजिशन है? वो है केमिकल एंड फिजिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन कैसा? तो केमिकल कंपोजिशन मतलब केमिस्ट्री। बोलते नहीं कि हमको तुम्हारी पूरी की पूरी केमिस्ट्री पता है, तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो, ठीक है। तो उसी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की केमिस्ट्री, ठीक है ना। और अब आप देखिए कि जो डिफरेंट लेयर्स हैं, तो डिफरेंट लेयर में डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं, डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं। तो जो गैसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो उनके बीच में रिएक्शंस भी होगा। आपने देखा होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उनके बीच रिएक्शंस होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? रिएक्शंस। इनके बीच रिएक्शंस होते रहते हैं। तो रिएक्शन जब होंगे तो फिजिकल रिएक्शंस उसे कहेंगे, जो कि वर्टिकल लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, वर्टिकल लेयर्स हैं, उनके बीच में फिजिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। तो एरोलॉजी क्या है? एरोलॉजी है जो कि स्टडी करता है
एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है उसकी स्टडी करता है। किस बेसिस पे? जो काइट्स, बलून्स और जो क्लाउड्स हैं, जो एरोप्लेन्स हैं, उनके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे स्टडी करता है। और वो कंपोजिशन कौन कौन से कंपोजिशन है? वो फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन होंगे। तो एरोलॉजी आपको समझ में आया। उसके बाद हम जो दूसरा सब टाइप है एटमॉस्फेरिक साइंस का, मीटरोलॉजी, तो हम उस पे आएंगे। तो मीटरोलॉजी क्या है? मीटरोलॉजी एक एटमॉस्फेरिक साइंस है, ये हमने पहले ही देखा, ये उसका सब टाइप है। तो इट डील्स विद द एटमॉस्फेयर एंड इट्स फिनोमेना इंक्लूडिंग वेदर एंड क्लाइमेट। तो मेनली ये किन चीजों से डील करता है? वेदर एंड क्लाइमेट से। तो द एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड वेदर ऑफ एन एरिया। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कौन सी होती हैं? एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं एयर हो गया, टेम्परेचर हो गया, विंड हो गई, ठीक है, मॉइस्चर हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, ठीक है, ह्यूमिडिटी हो गया। तो ये एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं उनका, और किसी भी एरिया का वेदर। तो इन चीजों को इंक्लूड करता है, इन चीजों से डील करता है। अब जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं, इन सब एटमॉस्फेरिक कंडीशन को एनालाइज करके ही हम वेदर निकालते हैं, और वेदर का जो कंपोजिट होता है उससे क्लाइमेट निकलता है। तो मेनली जो मीटरोलॉजी का काम है वो मेनली वेदर शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, वेदर को एनालाइज करना। और जब वेदर को एनालाइज होगा तो क्लाइमेट का अपने आप एनालिसिस हो जाएगा। तो ये क्यों करता है? मतलब जो वेदर एंड क्लाइमेट है उनके फिनोमेना को स्टडी क्यों करता है? क्योंकि ये डील करता है मोशंस एंड फिनोमेना ऑफ एटमॉस्फेयर। जो भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में, और जो भी किसी भी एरिया का वेदर, अब हर एरिया में, किसी भी प्रॉपर एरिया में आप देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस डे टू डे चेंज होती रहती हैं। कभी एयर का फ्लो इस तरफ होगा, कभी एयर का फ्लो इस तरफ होगा, कभी टेम्परेचर अप होगा, कभी टेम्परेचर डाउन होगा, कभी मॉइस्चर कुछ होगा, कभी ह्यूमिडिटी कुछ होगी। तो उनमें जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, जो भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, उनको भी स्टडी करता है, उनका भी उनसे भी डील करता है। और मेन जो मीटरोलॉजी का मोटिव है, अब ये तो आप पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो मीटरोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी से किस तरह डिफर है, किस तरह अलग है, तो उसका जो मेन मोटिव है वो है वेदर फोरकास्टिंग के लिए। अब वेदर फोरकास्टिंग क्या कहलाता है? आपने अपने अपने मोबाइल फोन्स में जो वेदर का एप्लीकेशन है आपने देखा होगा कि जो आगे के 7 दिन है, 7 डेज, उसका वेदर वो आपको पहले से ही बता देता है कि कल का टेम्परेचर क्या होगा, कल का टेम्परेचर क्या होगा, कल वेदर क्या होगा, सनी वेदर होगा कि क्लाउडी वेदर होगा, ठीक है। तो इनका हमें जो प्री फोरकास्टिंग बताता है, जो वेदर का प्री फोरकास्टिंग का जो प्रोसेस है वो मीटरोलॉजी परफॉर्म करता है। तो जो वेदर फोरकास्टिंग की जो भी प्रोसेस होती है, ठीक है, वो वेदर से डिफाइन होती है। वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, उनसे हम वेदर, किसी भी एरिया का वेदर पता करते हैं, ठीक है। तो जो वेदर फोरकास्टिंग होता है वो उसे मीटरोलॉजी कहते हैं। वेदर फोरकास्टिंग मीटरोलॉजी के अंदर आता है। तो हमने मीटरोलॉजी को समझा। अब हम फाइनली जो हम जर्नी स्टार्ट करेंगे क्लाइमेटोलॉजी की, वो फाइनली स्टार्ट हो गई। तो क्लाइमेटोलॉजी में सबसे पहले, क्लाइमेटोलॉजी को पढ़ने से पहले हम क्लाइमेट और वेदर को थोड़ा डिफाइन कर लेंगे कि वेदर एंड क्लाइमेट क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लाइमेट कि क्लाइमेट क्या है। तो क्लाइमेट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट वेदर कंडीशंस ऑफ एन एरिया और रीजन इन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अब जो वेदर होता है, आपने सुना होगा कि आज का वेदर क्या है, कल का वेदर क्या है, परसों का वेदर क्या है, कल कैसा वेदर था, रेनी था या टेम्परेचर ज़्यादा था या टेम्परेचर कम था। तो क्लाइमेट डिफाइन होता है वेदर। अब जैसे डे टू डे वेदर होता है, समझ लो संडे का वेदर हो गया, मंडे का वेदर हो गया, ट्यूसडे का वेदर हो गया। तो ऐसे ऐसे कई दिनों तक जो वेदर चला आ रहा है, उनका एग्रीगेशन, उनको मिला के उनका सम टोटल करके जो एनालिसिस निकलेगा
किसी भी रीजन का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मतलब कई लंबे समय तक इसका जो एनालिसिस होगा, इसकी जो स्टडी होगी, इसको सम टोटल करके हम उस प्रॉपर प्लेस का, उस प्रॉपर एरिया का क्लाइमेट बताएंगे कि उस एरिया का क्लाइमेट क्या है। जैसे आप किसी भी एरिया में रहते हैं, समझ लो आप दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में डे टू डे जो वेदर होगा कि आज का वेदर क्या है, ज्यादा टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर, कल बारिश हो गई थी, तो जो डे टू डे का वेदर है उसको कई लंबे समय तक एनालिसिस करके, ठीक है, उनको एग्रीगेट करके दिल्ली का क्लाइमेट निकाला जाएगा कि दिल्ली का क्लाइमेट क्या है। ठीक है, उसके बाद क्लाइमेट के बाद हमने पढ़ा एग्रीगेट ऑफ वेदर होता है, लेकिन वेदर क्या होता है, तो वेदर को अब हम पढ़ेंगे कि वेदर क्या होता है। तो वेदर रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस इन टर्म ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, मॉइस्चर, क्लाउडीनेस, प्रेसिपिटेशन एंड विजिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस एट एनी गिवन टाइम। देखो वेदर को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तो एक प्लेस की, किसी भी प्लेस की विजिबिलिटी होना जरूरी है। भाई किसी प्लेस का ही तो वेदर निकालोगे तो प्लेस ही, आप पहले प्लेस को ही डिफाइन नहीं कर पाओगे तो कहाँ का वेदर निकालोगे। तो सबसे पहले किसी प्लेस की विजिबिलिटी, किसी प्लेस को हम ढूंढेंगे कि हाँ भाई इस प्लेस का हमको वेदर निकालना है। ठीक है, तो वेदर कैसे निकलेगा, तो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कौन सी होती हैं, हमने पहले ही बताया है, टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, विंड होता है, मॉइस्चर होता है, क्लाउडीनेस होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। तो इन सब का जो सम टोटल होता है कि टेम्परेचर कम है, ज़्यादा है, प्रेशर कैसा है, विंड का फ्लो कैसा है, मॉइस्चर कितना है, क्लाउडीनेस कैसी है, प्रेसिपिटेशन हुई कि नहीं हुई। ठीक है, मतलब प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश। ठीक है, तो इन सब का सम टोटल करके जो कुछ भी एनालिसिस निकलता है उसे हम वेदर कहते हैं। उस एरिया का इन सब का सम टोटल करके ही हम किसी भी एरिया का वेदर निकालते हैं। और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को देखो, एटमॉस्फेरिक कंडीशन को सम करके क्या निकालते हैं, क्लाइमेट। सॉरी, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को हम सम टोटल करके निकालते हैं वेदर। ठीक है, और वेदर को सम टोटल करके क्या निकालते हैं, क्लाइमेट। ठीक है, तो अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट होता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में, और वेदर होता है क्या, शॉर्ट टर्म। किसी भी शॉर्ट टर्म में आपने देखा होगा सुबह का वेदर कुछ है, दोपहर का वेदर कुछ है, ठीक है, शाम का वेदर कुछ और है, कल का वेदर कुछ और होगा, कल बारिश होगी, परसों कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म वेरिएशन होता है। और हाईली वेरिएबल होता है, क्या, हाईली वेरिएबल होता है। पता चला कि आज का वेदर तो सादा सिंपल है, आपने कहा कभी नहीं कहा कि सुबह तो धूप निकली थी अभी बारिश होने लगी, तो जो वेदर है वेदर में हाईली वेरिएशन हुआ। क्या हाईली वेरिएशन हुआ कि सुबह तो धूप निकली थी, ठीक है, अच्छा खासा वेदर था, लेकिन शाम को बारिश होने लगी, या 1 घंटा पहले तो धूप ही निकली थी अब बारिश होने लगी। तो ये सब जो चेंजेस हैं, शॉर्ट टर्म वेरिएशन जो है वो वेदर कहलाता है, वेदर का शॉर्ट टर्म चेंजेस होता है। ठीक है, अब हम कुछ डेफिनेशंस, बेसिक डेफिनेशंस जो कि बड़े बड़े जियोग्राफर्स ने क्लाइमेट की है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रिवार था, क्लाइमेट रिप्रेजेंट्स अ कंपोजिट ऑफ डे टू डे वेदर। डे टू डे वेदर का, जो डे टू डे वेदर कंडीशंस हैं उनका कंपोजिट, मतलब वेदर कंडीशंस मतलब जो भी टेम्परेचर, एयर मॉइस्चर, जो कुछ भी हो गया उनका कंपोजिट, उनका सम टोटल, उनको सम टोटल करके उनका एनालिसिस, कंपोजिट करके उनका जो एनालिसिस है डे टू डे का, मतलब डे टू डे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। आपने देखा है ना, डे टू डे का जो एनालिसिस होता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में किसी भी स्पेसिफाइड एरिया का, तो उसे क्या, क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, जितने भी ज्योग्राफर्स हैं, देखो कहने का कहे एक ही चीज रहे हैं वो कि क्लाइमेट क्या है, लेकिन कहने का तरीका अलग अलग होता है। इसलिए हम डेफिनेशन जो है, प्रॉपर डेफिनेशंस इनकी याद करनी पड़ती है। किसी एग्जाम में अगर पूछा कि डेफिनेशंस ऑफ क्लाइमेट लिखें, तो आप किसी भी ज्योग्राफर्स की अगर डेफिनेशंस लिखेंगे तो काफ़ी इंप्रेसिव रहता है, आपको मार्क्स अच्छे मिलने के अच्छे से अच्छे चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू कोपेन एंड डी लॉन्ग,
इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक बहुत लंबा डेफिनेशन दिया है क्लाइमेट का। उन्होंने कहा इट इज़ अ समरी, इसको छोटा मोटा डिफाइन नहीं कर सकते, इसकी अच्छी खासी 4-5 लाइन की इन्होंने समरी दी है इस डेफिनेशन की। अ कंपोजिट ऑफ वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इन्होंने भी कहा कि कंपोजिट है वेदर कंडीशंस का लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। अगर ट्रूली पोर्ट्रेट इसको करें तो इट इंक्लूड्स डिटेल्स ऑफ वेरिएशंस, एक्सट्रीम्स, फ्रीक्वेंसीज, sequence of weather elements which occur from year to year, particularly in term of temperature and precipitation। अब उन्होंने कहा कि अगर हम इसको ट्रूली पोर्ट्रेट करें तो जो वेदर एलिमेंट्स हैं उसमें जो वेरिएशंस आ रहे हैं उनकी स्टडी भी करता है, एक्सट्रीम्स वेदर होते हैं उनकी भी स्टडी करता है, जो वेदर की फ्रिक्वेंसीज हैं, जो वेदर एलिमेंट्स की फ्रिक्वेंसीज हैं उनको भी स्टडी करता है, जो वेदर का सीक्वेंस है, आज का वेदर क्या है, कल का क्या था, परसों का क्या था, कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, उनका जो सीक्वेंस है उनकी भी स्टडी करता है, जो ईयर टू ईयर है। अब क्लाइमेट की बात हो रही है तो शॉर्ट टर्म तो होगा नहीं, ईयर टू ईयर, ठीक है। इन सब का जो यहां पर सीक्वेंस डे टू डे हो रहा है, डे टू डे को एनालिसिस करके पूरे ईयर का ये क्लाइमेट निकालेगा। अब जो वेरिएशंस हो रहे हैं, वेरिएशंस तो डे टू डे होंगे, जो एक्सट्रीम हो रहे हैं डे टू डे होगा कि एक्सट्रीम चेंजेस हुए, कि सुबह धूप निकली थी, अभी 1 घंटे बाद बारिश होने लगी, तो जो एक्सट्रीम चेंजेस हैं और जो फ्रिक्वेंसीज हैं और जो सीक्वेंस हैं ये डे टू डे का होगा, और इन सबको कंपोजिट करके ईयर टू ईयर का क्लाइमेट निकाला जाएगा। पर्टिकुलरली जो इम्पोर्टेंट है वो है टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, मतलब तापमान, और जो प्रेसिपिटेशन मतलब वर्षा, जो भी वर्षा हो रही है, क्या रेनफॉल। मेन इंपोर्टेंट एनालिसिस इन दोनों का करना पड़ता है, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन का, ठीक है। तो कोपेन डी लॉन्ग की देखी। इसके बाद अकॉर्डिंग टू जीएफ टेलर क्या कह रहे हैं, क्लाइमेट इज द इंटीग्रेशन ऑफ वेदर, ठीक है। मतलब क्लाइमेट क्या है, इंटीग्रेशन, वेदर, डिफरेंट डे टू डे वेदर का इंटीग्रेशन, मतलब सम टोटल करके क्लाइमेट निकलता है। एंड वेदर इज द डिफरेंशिएशन ऑफ क्लाइमेट, मतलब उसका मतलब ये है 2 + 2 क्या होता है 4, तो ये क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ वेदर, मतलब 4 क्लाइमेट हो गया। और 4 में से 2 कर दिया इक्वल टू 2 बचा, मतलब ऐसा 4 = 2 + 2, मतलब 2 को 2 + 2 करने पर 4 आ रहा, और 4 = 2 + 2। कहने का मतलब उसका ये है कि वेदर का इंटीग्रेशन क्लाइमेट कहलाता है, ठीक है, और वेदर और क्लाइमेट का जो डिफरेंशिएशन है वो वेदर कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देखा, जो डेफिनेशंस, जो जियोग्राफर ने डेफिनेशंस दी हैं इसकी, ठीक है, तो डेफिनेशंस देखी। उसके बाद फाइनली हम क्लाइमेटोलॉजी को देखेंगे। सबसे पहले बेसिक जो डेफिनेशन है, बेसिक जो नॉर्मली हम यूज करते हैं वो डेफिनेशंस देखेंगे। तो क्लाइमेटोलॉजी इंक्लूड्स द सिस्टमैटिक एंड रीजनल स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, वेदर एंड क्लाइमेट। तो जो क्लाइमेटोलॉजी के तो वर्ड में ही आता है क्लाइमेट, क्या आता है क्लाइमेट। तो क्लाइमेटोलॉजी वेदर एंड क्लाइमेट की, किसी भी एरिया के वेदर एंड क्लाइमेट की सिस्टमैटिक स्टडी करता है एंड रीजनल स्टडी करता है, ठीक है। दैट एटमॉस्फेरिक साइंस, क्लाइमेटोलॉजी वो एटमॉस्फेरिक साइंस है विच स्टडी नेचर ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट के नेचर को स्टडी करता है, जो भी क्लाइमेट का नेचर है, ठीक है। कॉजेज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पेटियल वेरिएशंस एंड इट्स एसोसिएशन विथ दी एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स हैं, जो भी वेदर एलिमेंट्स हैं, उनका स्पेटियल वेरिएशन मतलब स्थानीय परिवर्तन, जो भी स्थानीय भिन्नता है एलिमेंट्स में, मतलब जो जगह जगह पर एक प्लेस से दूसरे प्लेस जो वेदर एलिमेंट्स में चेंजेस हैं, क्या है चेंजेस। अब आप अपने शहर से दूसरे शहर देखिए तो यहाँ पर टेम्परेचर कम है, वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर बारिश हो रही थी, वहाँ पर बारिश नहीं थी। आप फ़ोन पर पूछते ना कि हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है, आपके यहाँ पर नहीं हो रही है। तो डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट
क्या होता है, वेदर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। नेचुरल एनवायरमेंट्स के जो एलिमेंट होते हैं उनमें क्या स्पेटियल वेरिएशंस होता है, स्थानीय परिवर्तन होते हैं, ठीक है। एंड इट्स एसोसिएशन विद द एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट एंड ह्यूमन एक्टिविटी, और किस किस चीज की स्टडी करता है कि जो इंटरेक्शन हो रहा है नेचुरल एनवायरमेंट के एलिमेंट, नेचुरल एनवायरमेंट के एलिमेंट क्या है, यही है टेम्परेचर, एयर, हम लैंड से इंटरेक्ट करते हैं, हम एयर से इंटरेक्ट करते हैं, वाटर से इंटरेक्ट करते हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं उनका जो इंटरेक्शन हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज के साथ, ह्यूमंस के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, उसकी भी स्टडी क्लाइमेटोलॉजी करता है। इट इंक्लूड्स द कंसिडरेशन ऑफ वेदर कंडीशन, किन किन चीज़ों को कंसीडर करता है, वेदर कंडीशन, वही टेम्परेचर हो गया, ठीक है, एयर हो गया, मॉइस्चर, प्रेसिपिटेशन, क्लाउडीनेस, इन सबको भी कंसीडर करता है, ठीक है। डिफरेंट स्पेटियल स्केल ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब क्लाइमेट है, क्लाइमेटोलॉजी है, क्लाइमेट वर्ड आ रहा है तो वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए होगा, ठीक है। जो भी स्पेटियल स्केल, जो डिफरेंट प्लेसेस पर जो वेदर कंडीशंस का जो कंसिडरेशन है वो डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट होगा, ठीक है। बोथ फ्रिक्वेंट एंड इनफ्रिक्वेंट वेदर फिनोमिना एज वेल एज एवरेज वेदर फिनोमिना, चाहे वो वेदर फ्रिक्वेंट हो चाहे वो वेदर इनफ्रिक्वेंट हो, ठीक है, इन सब की स्टडी को भी कंसीडर करता है। अब देखिए कि क्लाइमेटोलॉजी को तो हमने पढ़ लिया डेफिनेशंस की क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है। अब कुछ हम टॉपिक से हटके कुछ बात करेंगे कि जब से देखिए, नहीं टॉपिक से तो टॉपिक तो यही है, इसका इम्पोर्टेंस है क्लाइमेटोलॉजी में, लेकिन थोड़ा हम अलग हटके देखेंगे कि जब से ह्यूमंस का इमरजेंस हुआ, ठीक है, तो वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर निकल के आए, इम्पोर्टेंट एजेंट निकल के आए अर्थ के, ठीक है। अब क्यों, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले जो ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट हैं उनके बीच में अच्छा खासा बैलेंस था, मतलब एनवायरनमेंट भी अच्छा खासा बैलेंस था, ह्यूमन एक्टिविटीज एनवायरनमेंट को कोई इफेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ 1860 के बाद से, जो मैन हैं, जो ह्यूमंस हैं, वो अब टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मैन हो गए। जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद डिफरेंट टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हुई, तो वो मैन अब टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मैन हो गए, उनकी एक्टिविटीज चेंज्ड हो गई, ठीक है। पहले ऐसे ऐसे काम करते थे जिससे नेचर जो एनवायरनमेंट है वो इफेक्ट ना हो, एनवायरनमेंट इफेक्ट ना हो, ठीक है। उसके बाद जो एक्टिविटीज में चेंजेस हुए, क्या चेंजेस हुए एक्टिविटीज में, ठीक है, तो उन्होंने वेदर मॉडिफिकेशन करना शुरू कर दिया। हम इंसानों ने क्या शुरू कर दिया, वेदर मॉडिफिकेशन। अब क्या वेदर मॉडिफिकेशन करना शुरू किया, तो क्लाउड सीडिंग, ठीक है, क्लाउड सीडिंग मतलब आर्टिफिशियल रेनफॉल हमने करानी शुरू कर दी। तो जो इसमें क्या होता है, क्लाउड सीडिंग में सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का जो आयंस होते हैं, जो कण होते हैं, वो क्लाउड्स पे जो भी एरोप्लेन्स वगैरह उनसे छोड़े जाते हैं, जिनसे उनके अंदर प्रोसेस, सिल्वर आयोडाइड जनरली ड्राई आइस होती है, तो वहाँ पर छोड़े जाते हैं, जो कि हीट मिलने पर उनको क्या होता है, वो प्रेसिपिटेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्लाउड सीडिंग करते हैं, जो कि क्या आर्टिफिशियल रेन को इंड्यूस्ड करते हैं। हेल स्टॉर्म सप्रेशन करने लगे, जो भी ओलावृत्ति होती थी, जो भी ओले गिरते थे, ओलों की बारिश होती थी, तो उनको भी इन्होंने किसी ना किसी तरीके से रोकना शुरू कर दिया, ठीक है। डिसेमिनेशन एंड क्लियरेंस ऑफ फॉग, जो भी धुंध होता है, कोहरा होता है, उनको इन लोगों ने फैलाना शुरू कर दिया। मतलब जब कोहरा होता है तो उसको क्लियर करना, उसको पूरा का पूरा हटाना शुरू कर दिया। तो हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए हार्मफुल है, जो ओलावृत्ति होती है, जो भी फॉग होता है, कोहरा होता है, कि जो व्हीकल होते हैं उनका टकराव हो जाता है, जो हवाई जहाज होते हैं वो ढंग से नहीं उड़ पाते हैं, ठीक है। होता नहीं है कोहरा जो रोड को पूरा घेर लेता है, जिससे आमने सामने से आने वाले वाहन हमें नहीं दिखते हैं, तो हम सोचते हैं ये हमारे लिए हार्मफुल हैं, तो हम जो एटमॉस्फेयर है उसके साथ खिलवाड़ कर देते हैं। बल्कि जो हमारी पृथ्वी में, जो हमारे एटमॉस्फेयर में हो रहा है,
वो पूरे एनवायरनमेंट को बैलेंस करके रखता है। हम ही हैं जो कि इंटरफेयर करके हम अपने एनवायरनमेंट को बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, और क्या क्या करता है, अर्बनाइजेशन कर दिया है। ठीक है, सारे के सारे एक प्रॉपर प्लेस में, एक अर्बन प्लेस में पूरी की पूरी पॉपुलेशन एक जगह इकट्ठी हो जाती है। आप देखिए दिल्ली कितना छोटा है और कितनी बड़ी पॉपुलेशन दिल्ली में रह रही है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो कि पॉल्यूटेड एयर निकालती हैं। ठीक है, नदियों को गंदा कर रही हैं। लैंड यूज पैटर्न चेंज हो गए हैं, हम फॉरेस्ट कवर को क्लियर करके हम वहाँ पर बिल्डिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं। ठीक है, और भी कई चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है। तो जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में और उसकी प्रोसेस में, तो इसको इंक्लूड करें, क्लाइमेटोलॉजी में इंक्लूड करना और क्लाइमेटोलॉजी को एक मीनिंगफुल डेफिनेशन देना। क्योंकि जो हमारा इंटरफेरेंस हो रहा है हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में, उसका क्लाइमेट पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, क्लाइमेटोलॉजी पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। तो जब इन पर इफेक्ट पड़ेगा, तो जब हम क्लाइमेटोलॉजी को पढ़ेंगे तो उसमें जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है, ठीक है, उनको भी स्टडी करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है इट हैज़ बिकम नेसेसरी टू इंक्लूड ह्यूमन इंटरफेरेंस। ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ह्यूमन इंटरफेरेंस को इंक्लूड करें जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में हो रहा है। क्योंकि हम क्लाइमेटोलॉजी की एक मीनिंगफुल डेफिनेशन क्रिएट कर सकें साइमल्टेनियसली। अब क्या हो रहा है, हम जो एनवायरनमेंट में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो जो चेंज होगा उसका इफेक्ट उल्टा हमारे ऊपर ही तो पड़ेगा। ठीक है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है पॉल्यूशन के कारण, इंडस्ट्रीज के कारण, जो कि व्हीकल पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में है, तो उनसे जो पॉल्यूशन हो रहा है, तो उनसे क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो रही। तो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होगी तो उनका हमारे ऊपर हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा ना। मतलब जो हम हार्म कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को, तो एनवायरनमेंट भी हमें हार्म करेगा। ठीक है, तो द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड वेल्थ, हमारी हेल्थ पे और हमारी वेल्थ पे भी असर पड़ेगा। तो इसको भी एक क्लाइमेटोलॉजी की प्रॉपर डेफिनेशन क्रिएट करने में इंक्लूड करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, जो एटमॉस्फेरिक साइंस है उसके 3 सब टाइप्स हैं, एरोलॉजी, मीटरोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी। तो आज से हमने फाइनली क्लाइमेटोलॉजी को स्टार्ट कर दिया है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि क्लाइमेटोलॉजी के टाइप्स एंड सब टाइप्स क्या हैं। ठीक है, तो क्लाइमेटोलॉजी 3 टाइप्स की होती हैं, एक होती है फिजिकल क्लाइमेटोलॉजी, दूसरी होती है रीजनल क्लाइमेटोलॉजी एंड तीसरी होती है अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी, जो कि हम क्लाइमेटोलॉजी के इस चैप्टर के 3rd पार्ट में पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।